बचपन से जवानी तक इंसान इतना तो सीख ही जाता है कि उसको जितनी भी चोट लगे, वो जितना भी दुखी हो, मगर वो कहीं से भी ये पता नहीं लगने देता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। शायद मैं भी इसमें कमाल महारत रखने लगी थी। मैं बनीगाला से गाड़ी में निकली, बेटियों को लिया और कॉफ़ी रिपब्लिक पहुंच गई। बेटियों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ हो गई। मेरे अंदर क्या चल रहा था बस मैं ही जानती थी। इतनी देर में वहाँ नईमुल हक की आमद हो गई। हम दोनों ने दूर से सलाम दुआ ली और सब इस शोर शराबे में दोबारा मसरूफ़ हो गए। इस सारे माहौल में मैं और वो ही जानते थे कि अभी कुछ देर पहले क्या होकर हटा था। वहाँ से निकली, बच्चियों को अपनी सहेली सारा के घर उतारा और ख़ुद अपनी ड्राइवर को हुक्म दिया कि बस गाड़ी घुमाते जाओ। कभी किसी दुकान पर रुक जाती, कभी किसी बुक स्टोर पर रुक जाती, किताबें देखने लगती। दिमाग में सब कुछ फिल्म की तरह चल रहा था। जब शहर घूम घूम कर थक गई और रात होने लगी तो सारा के घर की राह ली और बस अकेले जाकर लेट गई। न जाने कब और कैसे आंख लग गई। सुबह उठी तो फ़ोन पर उसका मैसेज था। 1 मिनट को दिमाग कहीं और गया, मगर फिर मैसेज देखा, मैं तुम्हें सेफ फ़ोन से आधे घंटे बाद मैसेज करूंगा। और बस मैंने जवाब लिखा, तुमने मेरा भरोसा और प्यार दोनों ही चकनाचूर कर दिए हैं। बस एक दरख्वास्त है, मुझे अब पब्लिकली जलील मत करो। मुझे खामोशी से निकलने का मौका दे दो। उसका कोई जवाब नहीं आया। एक औरत होने के नाते मैं एक दफ़ा फिर ख्वाब देखने लगी। सोचने लगी कि कल का दिन एक बुरा ख्वाब था और अब शायद ख़त्म हो गया है। अभी उसका फ़ोन आएगा और वो मोहब्बत और एहतराम से मुझसे माफ़ी मांगेगा। हमेशा की तरह उसको एहसास हो गया होगा, मगर ख्वाब कल नहीं था, आज था जो मैं देख रही थी। उसका आधे घंटे पर जवाब आया, हाँ ठीक है, तुम खामोशी से निकल जाओ, तलाक का ऐलान 1 हफ्ते तक हो जाएगा। मैंने जवाब पढ़ा और फिर उसको कोई जवाब ना दिया। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसने मोहब्बत का लबादा उतार दिया था। अब वो था जो वो असल में था, एक एहसान फरामोश, संगदिल, जज्बात से आरी और मौका परस्त इंसान। मैं चुप करके इंग्लैंड निकल गई। बेटियां भी खुश थीं। यूं अचानक वो अपने भाई से मिलने वाली थी। उनको अभी तक कुछ नहीं पता था। वैसे भी इस दफ़ा मैं खुद भी कोई ढंढोरा पीटना नहीं चाहती थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग बस आपकी मजबूरियों और नाकामियों का चस्का लेते हैं और कुछ नहीं। वहां पहुंचकर मुझे खान की ईमेल आ गई, जिसमें मुझे तलाक के बारे में आगाह किया गया। 30 अक्टूबर को नईमुल हक टीवी पर आया और हमारी तलाक की खबर ब्रेक कर गया। उसी दिन मेरा तमाम सामान बनीगाला से निकाला गया और मेरी वालदा के घर भिजवा दिया गया। यह सबसे अजियतनाक था, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ को पता भी नहीं था। सामान के साथ खान का दस्तखत शुदा तलाकनामा भी हमरा था। मैं तो धक से रह गई। यह हरकत करने से पहले काश वो मुझसे पूछ लेता, मैं सामान कहीं और भिजवा देती। माँ के हाँ ना भिजवाती। क्या कहती माँ को कि आपकी होनहार बेटी को दूसरी तलाक हो चुकी है? हिम्मत नहीं थी मुझ में उनका सामना करने की। बहन और माँ के फ़ोन आना शुरू हो गए। उनका कहना था, ऐसे कैसे हो सकता है, हम इमरान से बात करते हैं, देखना वो मान जाएगा। अब मैं उनको कैसे समझाती कि जिस इमरान से वो बात करना चाह रही थी, अब वो वाला इमरान नहीं था जो साल पहले उनको मिला था, जिसने उनकी बेटी के सर पर कस्में वादे करके चादर ओढ़ी थी। 2 दिन बाद उसकी एक और मेल आ गई, जो कि खासी लंबी थी। उसमें उसने मुझे मेरी औकात याद दिलाई और थोड़ी अपनी औकात दिखाई। उसने मुझ पर शक के पहाड़ तोड़े और बेपनाह मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए। मुझे ईमेल पढ़ने के बाद लगा मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत, सबसे गलीज माजी रखने वाली औरत, सबसे ज़हीन एजेंट हूँ। और पता नहीं मेरे इंटरनेशनल किस्म के अफेयर भी चल रहे थे। मैंने इस लंबी सी ईमेल का एक छोटा सा मैसेज लिखा और कहा, मैं जानती हूँ तुम जान छुड़ाना चाहते हो, जानते हो ये सब झूठ है, मगर मानोगे नहीं, मजबूर हो। तुम दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई ठोस वजह बनाकर और बताकर छोड़ते हो। इतना मत थको, मत इतनी वजूहात का सहारा लो। बस छोड़ना था, छोड़ दिया, बात खत्म करो। तुम मुझ पर बदचलनी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हो, हालांकि तुम्हारे पास एक भी सबूत नहीं, जबकि मेरे पास तुम्हारी बदचलनी के 101 सबूत है। अभी पिछले हफ्ते तुम बाल कटवाने अहमद शाह के पास गए थे, मगर तुम बाल नहीं कटवा रहे थे। उसके पास जाने से पहले की तमाम गुफ्तगू मैंने पढ़ी थी, कभी तुमसे सवाल नहीं किया, जानते बूझते हुए भी। और तुम देखो, पता तुम्हें कुछ भी नहीं है और सबूत तुम्हारे पास एक भी नहीं है, मगर इल्ज़ाम इतने पक्के होकर लगा रहे हो जैसे तुम सामने खड़े ये सब देखते रहे हो। उसका जवाब आया कि ठीक है, तुम नहीं मान रही तो तुम्हारी मर्जी। मैं और तुम मीडिया में यही बहाना बनाएंगे कि बच्चे बाहर के थे, इस वजह से पाकिस्तान में रह नहीं पा रहे थे और यही तलाक की वजह बनी। वो बॉल मेरे बच्चों की तरफ उछालना चाह रहा था। उसका दिल था कि तमाम लफ्जी गलाजत मुझ पर डालकर अब मैं उसको मीडिया में बचाऊं भी। खान की कीबोर्ड आर्मी पहले ही तैयार थी। मुझ पर हमला होना था, मेरी इज्जत को तार तार किया जाना था। खान के एंकर्स भी तैयार थे, जिन्होंने साबित करना था कि मैं उसके हक में कितनी बुरी थी। ये सब वही एंकर्स थे जिन्होंने मुझ पर गंद उछालना था।
हालांकि बेचारे ये सब रात की तारीकी में खुद गंद में लुथड़े हुए होते हैं। सब रेडी था, मुझे दीवार के साथ लगा दिया गया था। अब तो बस सब ने बारी बारी आना था और अपने अपने हिस्से की ईंट मुझे मारनी थी। मैं लंदन के एक होटल में थी जब एक दिन जुल्फी तलाक के कागज़ लिए मेरे सामने बैठा था। वो साइन कराने आया था। एकदम शर्मिंदा शर्मिंदा सा बोला, वो इमरान भाई कह रहे थे 8 महीने के रिश्ते में शायद आपका उनकी तरफ कुछ माली तकाजा बनता नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहका लगाकर हंस पड़ी और बोली, जुल्फी एक बात बताओ, अगर कुछ बनता भी तो वो देता कहाँ से? अपने किसी यार दोस्त से पकड़कर? मतलब तुमसे या फिर शौकत खानम के चंदे से जो उसकी बहनों के कब्जे में है, जिनसे उनका माहाना सिस्टम चलता है। मैं इस ताने के बाद जिस दिन लंदन आई, एक शादीशुदा औरत थी और एक बाकमाल जर्नलिस्ट भी, और इस कागज़ को थामते ही मैं कुछ भी नहीं थी, ना घर, ना निकाह और ना ही पाकिस्तान में नौकरी, क्योंकि अब मुझे पाकिस्तान में नौकरी किसी ने नहीं देनी थी, क्योंकि जो चैनल भी नौकरी देता उसके चैनल पर तहरीक इंसाफ का कौन रहनुमा था। आज फिर खाली हाथ थी मैं। मेरी दोस्तों ने मुझे एक दिन कहा, रेहाम तुम इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़कर गई थी। मैं बोली हाँ, हालांकि मैं तो बड़े आराम से इसे छोड़ देती, बगैर नाराज हुए। अगर वो कहता, रेहाम मेरे बच्चे नहीं मानते, मैं छोड़ देती। रेहाम एजेंसियां नहीं मानती और मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगी, मैं छोड़ देती। रेहाम मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है, मैं छोड़ देती। मगर उसने कैसे छोड़ा? गलत इल्ज़ाम लगाकर। बस यही नहीं भूलना मुझे। सच बोलकर छोड़ता, कसम से शिकवा नहीं होना था। इमरान वो इंसान है जिसकी वजह शोहरत उसकी ईमानदारी है। इमरान वो शख्स है जिसकी सियासत का नारा तहरीक इंसाफ है। और मज़े की बात, उसने मेरा पीछा किया, मुझे शादी के लिए मनाया, और मैं वो जिसका ज़रा बराबर भी दिल ना था शादी में, उसके साथ ये सब होना क्या ईमानदारी और इंसाफ की दलील थी? अगर आप ये किताब 10 साल बाद भी पढ़ रहे हैं तो अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, मुझे अपने तलाक के 10 साल बाद भी बेईमान या बदकिरदार पाया कि नहीं? मेरी सहेली सारा पागल हो चुकी थी। उसका कहना था कि अगर उसको एक मौका दिया जाए तो वो इमरान को मना सकती है और हम दोनों को फिर करीब ला सकती है। मैं उसकी इन बातों पर हंसती थी। मैं जानती थी वो नहीं मानेगा। वो फ़ोन मिलाएगी, वो उठाएगा, वो बोलना शुरू करेगा और बोलता ही चला जाएगा। वो अपना मौक़िफ़ रखेगा और जब सुना सुना कर थक जाएगा तो फ़ोन बंद कर देगा। और फिर सेम बिल्कुल सारा के साथ ऐसा ही हुआ। उसने उसकी फ़ोन कॉल का यही हशर किया। वो बोली, रेहाम तुमने इतना सही नक्शा कैसे खींचा? मैं बोली, वो खुद ही पुलिस है, खुद ही वकील, और कमाल की बात है कि वो खुद ही जज भी होता है, दूसरे को सज़ा सुनाता है और सोने चला जाता है। वो सब कुछ खुद ही है, उसे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं होती। मर्द एक डैश है। कुछ मर्द नज़र आने वाले डैश होते हैं और कुछ ना नज़र आने वाले। मेरा मानना है नज़र आने वाला डैश फिर भी काबिल कबूल होता है। बवक्त ज़रूरत और यकदम डैश बन जाने वाला मर्द काबिल रहम नहीं होता। मेरी बेटी रिदा मेरी शादी पर सबसे ज़्यादा खुश थी। उसको बड़ा शौक़ था मुझे एक मर्द के साथ देखने का। वो अक्सर बगैर बताए मेरी और खान की तस्वीर भी खींचती थी, जो कि निशानी थी कि वो शादी के बंधन पर यकीन रखती है और वो भी एक दिन एक बेहतरीन रिश्ते में बंधेगी। बुनियादी तौर पर वो हम दोनों मियाँ बीवी को आइडलाइज़ करने लगी थी। मगर ये क्या, मेरी तलाक ने जैसे उसे तोड़ दिया था। उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो सदमे में चली गई थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ठीक 1 हफ्ता पहले एक इंसान सुबह नाश्ते के टाइम अपने कांटे से अपनी बीवी को अंडा टेस्ट करवाता है और अगले हफ्ते वो कैसे उसे छोड़ सकता है। मुझसे अपनी प्यारी बेटी का सदमा देखा ना जा रहा था। मुझे लगता था जैसे मैंने दूसरी शादी करके अपनी बेटी को शादी के बंधन से खाइफ कर दिया था। हालांकि दूसरी तरफ साहिर बिल्कुल नॉर्मल था। वो प्रैक्टिकल इंसान था, जज्बाती नहीं था। उसका कहना था कि उसको बहुत पहले एहसास हो गया था कि माँ को इस रिश्ते से कुछ मिलना नहीं है, बस वो माँ कहीं उदास ना हो जाए, बोल नहीं पाता था। तलाक के बाद मीडिया पर एक खौफनाक शोर उठा। बताया गया कि मुझे तलाक के बाद करोड़ों रुपया मिला। वाह! आए मैं आपको बताऊं मुझे कितने करोड़ मिले। जिस दिन जुल्फी मुझे तलाक के कागज़ देने आया, उस दिन अगले 1 हफ्ते का होटल का किराया मैंने अदा किया हुआ था। जब होटल के दिन पूरे हुए तो मैं बेटियां लेकर एक दोस्त के घर गई। ठीक 4 दिन बाद उसने माजरत कर ली। उसके बाद अगली सहेली के पहुंची। उसने अपना स्टोर रूम दिया जहाँ बेटियाँ रात को गद्दे पर सोती और मैं लकड़ी के फर्श पर। साहिर को सहूलत थी, वो हॉस्टल में था। नवंबर का महीना यूं ही धक्के खाते गुजरा और मैं पूरा महीना पाकिस्तान में करोड़ों की खबरें सुनती रही और रश करती रही कि मैं खबरों में कितनी अमीर हूँ। कीबोर्ड आर्मी ज़ोरों शोर से लगे हुए थे। मैं फिर एक दफ़ा तलाक याफ्ता थी, खाली जेब थी, टूटी हुई थी और दोबारा से लड़ाई के लिए तैयार थी, जैसे जहाज़ से तलाक के बाद तैयार हुई थी। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे क्या खाकर पैदा किया था। मुझे जितना गिराया जाता था, जितना तोड़ा जाता था, मैं दोबारा खड़ी हो जाती थी। इस दफ़ा मेरे 2 साबका शोहरों ने मिलकर मुझे गिराया था। अब मेरी बारी थी। मैं अब दोबारा ज़िंदगी से लड़ने को तैयार थी। मेरी बेटियों की तालीम एक बार फिर रुक गई थी। इस दफ़ा मुझे एक और फ़ायदा था। मेरे बच्चे पिछली दफ़ा की आजमाइशों की वजह से कुंदन बन चुके थे।
उनके लिए मुश्किल हालात मूंगफली के दानों की हैसियत रखते थे। मुझे याद है जब मेरी पहली तलाक हुई थी, मैं बहुत डरी हुई थी कि अब क्या बनेगा। मेरे बच्चे तो ज़रा भी दुश्वारी नहीं सह पाएंगे, क्या होगा, ये लोग कैसे मेरी स्पीड को मैच करेंगे। मुझे याद है मैं एक दिन अपने पड़ोसी के पास साहिर को लेकर गई, उसको अपने हालात बताए। वो शख्स एक जाना माना इंग्लिश किताबों का लिखारी था, एक सुलझा हुआ बाबा था। उसने मेरी तमाम दास्तान सुनी और पूछा कि मैं आखिर अपने बच्चे से चाहती क्या हूँ। मैंने उसको बताया कि मैं तो अपनी स्पीड से दुगनी रफ्तार पर ज़िंदगी गुजारने पर आमादा हूँ, मगर मेरे बच्चे कैसे मेरी स्पीड पर आएंगे। मिसाल के तौर पर ये मेरा बेटा सुबह तैयार होने में इतना वक्त लेता है कि मेरा सारा मोमेंटम ही टूट जाता है, मेरी हिम्मत ही जवाब दे जाती है। मैं चाहती हूँ जैसे मैं ज़िंदगी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे बच्चे भी मुझ जितने ही तैयार हो जाएं। उस शख्स ने उस दिन एक बड़ी गहरी बात करके मुझे रुखसत किया था। उसने कहा था, रेहाम, अगर मैं तुम्हें यह खुशखबरी दूँ कि ठीक 3 महीने बाद तुम्हारे बच्चे तुमसे भी डबल स्पीड में भागेंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बल्कि तुम शर्मिंदा होने लगोगी कि अब उनकी स्पीड को कैसे मैच करूं। मैं बोली, जाहिर है मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं और अब मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। वो बोला, हाँ ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, तुम्हें 3 महीने मुसलसल अपनी यही रफ्तार रोज़ाना की बुनियाद पर कॉपी पेस्ट करनी होगी, चाहे तुम्हारे बच्चे फॉलो करें ना करें। लेकिन जब तुम मुसलसल एक ही स्पीड पर भागोगी और रोज़ पहले से ज़्यादा हिम्मत से भागोगी, मुंह पर मुस्कान लिए भागोगी, तो देखना ये तीनों ठीक 3 महीने बाद तुम्हें भी पीछे छोड़ देंगे। बस आजमाइश शर्त है। वो सच्चा था, ये कुदरती अमल है। माँ बाप जिंदगी का जो सुर लगाते हैं, बच्चे ठीक वही या उससे भी डबल सुर पकड़ लेते हैं। ठीक वैसा ही हुआ था जैसा उसने कहा था। मेरी हालत ठीक 2005 वाली थी। मेरे पास टोटल 1400 पाउंड थे। कोई नौकरी नहीं थी, कोई घर नहीं था, मगर हौसले केटू को मात देने वाले थे। दिल में एक ही अज़म था कि चल रेहाम, लग जा काम पर, कस ले कमर को एक बार फिर। मेरी तमाम जमा पूंजी मेरी फिल्म जानान में लग चुकी थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ से कुछ आना था या नहीं। मेरी इस तलाक के बाद से मैं शर्मिंदगी में अपनी अम्मी से मिली नहीं थी। मुझे शदीद शर्म आ रही थी उनका सामना करने में। दूसरी तलाक का मेडल था मेरे गले में। मैंने उनके समझाने के बावजूद ये मेडल गले में सजाया था, मगर यकीन करें जब वो मुझे मिली तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने ठीक 15 मिनट तक मुझे गले लगाए रखा और इस 15 मिनट की जप्फी ने मुझ में एनर्जी ड्रिंक टाइप फीलिंग दी। वो साल मेरी माँ का हमारे साथ आखिरी साल था। शायद वो मुझे साने से निकालने के लिए ही जिंदा थी।